हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम एबीएम के मॉड्यूल सी में चैप्टर नंबर 22 का पार्ट 5 करेंगे। फ्रेंड्स, ये चैप्टर है ह्यूमन इम्प्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। और इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम देखने वाले हैं मोटिवेशन क्या होता है। तो मोटिवेशन एक अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। एचआरएम में क्वेश्चंस खूब बनते हैं, तो हमें जानना है कि मोटिवेशन होता क्या है। और डिफरेंट डिफरेंट थेरीज हैं, उसमें भी 2-3 थेरी हैं जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जैसे मैस्लो की थेरी ऑफ हायरार्की है, ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी मॉडल है। तो उनसे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसी को यहाँ पर हम फ्रेंड्स कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करेंगे फ्रेंड्स। थेरीज ऑफ मोटिवेशन एंड देयर प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस के बारे में बात है। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे अभी करंट टाइम पे सीआईबी का एग्ज़ाम है और आप भी पास करना चाहते हैं उसे, है ना। तो कौन से फैक्टर हैं जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं करंट टाइम पे कि आप सीआईबी पास ही करना चाहते हैं। या हो सकता है कई लोग होंगे जो कि कई अटेम्प्ट लगा चुके होंगे, कई बार पेपर दे चुके हैं, फिर भी नहीं पास हो रहे हैं, फिर भी वो इस टाइम फिर से मेहनत कर रहे हैं और अच्छी मेहनत कर रहे हैं। तो कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, वही चीज़ है मोटिवेशन। क्योंकि कुछ ना कुछ सर्टेन चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं अचीव करना, और उसी को अचीव करने के लिए मोटिवेशन काम आता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं व्हाट इज मोटिवेशन से। टू बिगिन विथ बी विल डिफाइन द टर्म मोटिवेशन। तो मतलब हम सबसे पहले मोटिवेशन टर्म की डेफिनेशन बताएंगे आपको कि क्या होता है। द वर्ड मोटिवेशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड मूवर, है ना, टू मूव। ओके, तो ध्यान रखेंगे पहली बात जो मोटिवेशन शब्द है वो लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया है इन्होंने, क्योंकि मोटिवेशन एक अच्छा टॉपिक है तो इसलिए क्वेश्चंस बनते हैं इससे। ओके, तो मोटिवेशन जो है वो लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है मूवर, मतलब मूव करना, आगे बढ़ना। ठीक है, उसी से मोटिवेशन बना हुआ है फ्रेंड्स। अकॉर्डिंगली इट अटेम्प्ट्स टू अकाउंट फॉर द ड्राइव्स एंड वांट्स ऑफ एन इंडिविजुअल रेदर देन फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल्स एक्शन। तो यहाँ पर क्या होता है, जो मोटिवेशन होता है फ्रेंड्स, वो इंडिविजुअल के एक्शन पर ना फोकस करके उसकी वांट क्या है, वो क्या चाहता है, ऐसी क्या चीज़ है जो उसको ड्राइव करती है किसी चीज़ को पाने के लिए, वही उसी उसी के बारे में बात करता है। तो मोटिवेशन क्या होता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन, कोई पर्टिकुलर चीज़ को आप पाना चाहते हैं, उसके लिए आप कैसे मोटिवेट होते हैं, कैसे आपको वो ड्राइव करता है, उस चीज़ को पाने के लिए आप कैसे अपने आप को मोटिवेट करते हैं, वही होता है फ्रेंड्स यहाँ पर मोटिवेशन। ठीक है, द टर्म मोटिवेशन इज कॉमनली यूज्ड एंड अंडरस्टूड बाय एवरीबडी बट देयर इज नो यूनिफॉर्म डेफिनेशन ऑफ द टर्म। तो वैसे मतलब अब ये तो जनरल सी बात है कि जो मोटिवेशन टर्म है वो बहुत ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं और समझते भी सभी लोग हैं, लेकिन कोई ऐसी यूनिफॉर्म डेफिनेशन नहीं है। और इतनी जितनी किताब इस टॉपिक पर जितनी बुक हैं उतनी ही डेफिनेशन मार्केट में अवेलेबल हैं। फिर भी अगर हम सिंपलेस्ट टर्म में मतलब मोटिवेशन को रखा जाए, इन द सिंपलेस्ट फॉर्म मोटिवेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मोटिवेशन क्या होता है, इज रेफर्ड एज द extent of willingness of an employee to respond to organizational requirement। मतलब ऑर्गेनाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट है उसके जो ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है उसके लिए एम्प्लॉय किस हद तक विलिंगनेस रखता है, किस हद तक जो है जा सकता है रिस्पॉन्ड करने के लिए, उसे ही फ्रेंड्स हम मोटिवेशन कहते हैं। द एक्सटेंट ऑफ विलिंगनेस ऑफ एन एम्प्लॉय टू रिस्पॉन्ड टू द ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट, जो ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है उसके रिस्पॉन्ड में एम्प्लॉय किस हद तक जो है या कितने आगे तक जाने के लिए रेडी है, उसे ही फ्रेंड्स मोटिवेशन कहेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में। जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने आपको 300 करोड़ रुपए का फॉर एग्जांपल टारगेट दिया हुआ है, मान लेते हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है। अब आप कितना इच्छुक हो, हाउ मच यू आर विलिंग टू गो अहेड, है ना, आप कितना विलिंग रखते हैं। अब मान लीजिए आपने 230 करोड़ रुपए तक अचीव कर लिए, पर अभी 70 करोड़ रुपए आपको और भी टारगेट में अचीव करना है, मान लीजिए इसी साल में। तो आप इस 70 करोड़ को अचीव करने के लिए कितना कितना आगे जा सकते हो, लोगों से मिलोगे, मीटिंग करोगे, ऑफिस आवर के बाहर कोशिश करोगे, या जो भी पॉसिबिलिटी है। तो वही ये जो आपने मेहनत की ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, जो जिस हद तक आप गए फ्रेंड्स, उसे ही मोटिवेशन कहा जा सकता है। मोटिवेशन इज जनरली डायरेक्टेड कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली टुवर्ड सेटिस्फैक्शन ऑफ द नीड्स और मोटिव। तो जो मोटिवेशन होता है फ्रेंड्स, उसका अल्टीमेट एम क्या होता है, जो आपकी नीड है उसको जो है सेटिस्फाई करने की तरफ कोशिश रहती है। तो मोटिवेशन जनरली डायरेक्ट किधर की तरफ होता है, चाहे आपको होश रहे कॉन्शियसली या फिर अनकॉन्शियसली, आप अपनी जो नीड है उसके सेटिस्फैक्शन की तरफ ही हमेशा, जो आपका मोटिव है उसे ही पूरा करना चाहते
हैं। जैसे 300 करोड़ का टारगेट था, आपने 230 करोड़ रुपए कर लिए थे, तो जो 70 करोड़ रुपए आप अचीव करना चाहते थे, तो आप क्या कर रहे थे? आप अपनी जो नीड है, आपकी नीड है 70 करोड़ या ओवरऑल 300 करोड़, उसको सेटिस्फाई करने की ही कोशिश करें। तो मोटिवेशन जनरली किधर की तरफ ले जाता है आपको? आपकी नीड को सेटिस्फाई करने की तरफ ले जाता है, या आपके मोटिव को फुलफिल करने की तरफ ले जाता है। आपका मोटिव क्या है, उसी को पूरा करने के लिए जो आपकी कोशिश रहती है, वही मोटिवेशन होती है। द मोटिवेशन हैज डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन जॉब परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल। अब मोटिवेशन का असर तो भाई जॉब परफॉर्मेंस पर पड़ेगा ही इंडिविजुअल के, किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए मोटिवेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो ही जाता है ना। क्योंकि अगर आप मोटिवेटेड नहीं है, अगर मैं जैसे एक यहीं पर एग्जांपल ले लीजिए, दो लोग हैं, सीआईबी की तैयारी ए भी पर्सन कर रहा है, बी पर्सन भी कर रहा है। अब ए पर्सन क्या है, पता चल रहा है कि जो है अभी एक हफ्ते का टाइम बचा है, सुबह 4 बजे उठ करके वो वीडियोज़ देख रहे हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, और उसके बाद में 9 बजे ऑफिस चले जा रहे हैं। बीच में इन बिटवीन उन्होंने जो भी टाइम लगा अपना फ्रेश वगैरह हुए वो भी है, ठीक है, लेकिन फिर भी 4 घंटे दिए। उसी जगह पे वी पर्सन है, वो पता चल रहा है कि सुबह 8:30 बजे सो करके उठे और 9:15 बजे ऑफिस चले गए, और उसके बाद में टाइम ही नहीं लग रहा है, रात में आए, एक आधे घंटा अगर वीडियो देखा, नहीं तो थक गए हैं, सो गए हैं। तो ऑब्वियसली अब यहाँ पर मोटिवेशन का जो लेवल है वो परफॉर्मेंस पर असर दिखाएगा। ए एक्सट्रीमली मोटिवेटेड है और उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि वो पेपर क्लियर करेगा। बी बिल्कुल भी मोटिवेटेड नहीं फील कर रहा है, तो उसके चांसेस हैं कि वो अपना उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहेगी। तो मोटिवेशन का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी इंडिविजुअल की जॉब परफॉर्मेंस पर। मोटिवेशन इज ए प्रोसेस बिगिनिंग फ्रॉम इनर स्टेट ऑफ अ पर्सन एंड एंडिंग विथ नीड फुलफिलमेंट। जो मोटिवेशन प्रोसेस होती है फ्रेंड्स, वो मतलब स्टार्ट कहाँ से होती है? इनर स्टेट ऑफ अ पर्सन, आदमी मतलब व्यक्ति के अंतरात्मा से, ऐसे कह लीजिए, उसके इनर स्टेट से, अंतरात्मा से उसके स्टार्ट होती है। और ख़त्म कब होती है मोटिवेशन? जब उसकी नीड फुलफिल हो जाती है। जैसे जब आपका सीआईबी एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, नीड फुलफिल हो जाएगी, तो फिर ये मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगा। उसके पहले ये मोटिवेशन कहाँ से आ रहा है? मोटिवेशन आपके खुद के अंतर मन से ही आ रहा है फ्रेंड्स। आप खुद ही अपने आप को, अब चाहे वो आप ये सोचते हैं कि मुझे 4,000 रुपये महीने सैलरी इंक्रीज हो जाएगी और मुझसे इससे मेरा काफ़ी सारा काम जो है, जो रुका हुआ है, बैलेंस है, या मेरे जो खर्चे हैं वो बैलेंस हो जाएंगे, जो भी है, किसी न किसी चीज़ को आपने अपना मोटिवेशन फैक्टर बनाया होगा। कुछ लोग प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि मेरा प्रमोशन हो जाएगा अगर मैं सीआईबी कर लेता हूँ, तो मुझे हो सकता है 1 साल 2 साल वो जो सीनियरिटी लिस्ट में मुझे पोजीशन मिल जाएगी, या कहीं पर जो है प्रमोशन में सीआईबी को 10 नंबर का वेटेज मिला हुआ है, अगर आप पा जाते हैं तो 10 नंबर आपको प्रमोशन में मिलेगा। तो इस तरीके से कहीं न कहीं से आपको इनर स्टेट से मोटिवेशन आपको मिल रही होगी फ्रेंड्स, ओके, और जो कि नीड फुलफिलमेंट के साथ में ही खत्म होती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन एम्प्लॉय वर्क्स हार्ड, his level of motivation may be considered as high, and if he avoids work, his motivation level may be considered as low। ठीक है, तो अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा मेहनत कर रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, तो उसका मोटिवेशन लेवल अच्छा माना जा सकता है। और उसी जगह पर कोई अगर जो है काम को अवॉइड कर रहा है, तो उसका मोटिवेशन लेवल जो है हम लो कंसिडर कर सकते हैं। तो हम उसका मोटिवेशन लेवल लो भी कंसिडर कर सकते हैं फ्रेंड्स, ओके। तो क्लियर हो रहा है कि आपके काम का और आपके मोटिवेशन का बहुत ज़्यादा आपस में रिलेशन है। द लेवल ऑफ मोटिवेशन ऑफ एन एम्प्लॉय कैन बी जज्ड बाई हिज एक्चुअल वर्क बिहेवियर। अब कोई भी व्यक्ति का मोटिवेशन का लेवल कैसा है, उसको आप उसके वर्क बिहेवियर को देख करके बता सकते हैं। उसका वर्क का बिहेवियर कैसा है, क्या वो अच्छा काम कर रहा है? अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो इसका मतलब उसका मोटिवेशन अच्छा है। अगर वो अच्छा काम नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब उसका मोटिवेशन का लेवल डाउन है, उसे आपको मोटिवेट करने की जरूरत है। द मैनेजर्स आर देयरफॉर इंटरेस्टेड इन नोइंग द फैक्टर्स which motivate employee to work hard and also the factors which contribute to demotivation। तो ऐसे में अब दिक्कत क्या है? देखिए, जब आपको खुद काम करना होता है, देखिए कहते हैं कि अपने से काम करना आसान होता है, किसी से काम करवाना मुश्किल होता है। अगर आप ब्रांच में ऑफिसर हैं, तो आपको जो काम आपके बॉस ने या फिर आपके सीनियर मैनेजर ने या जिसने भी कहा है, उसको आपने कर दिया, आपकी ड्यूटी खत्म हो गई। लेकिन यदि आप सीनियर मैनेजर की कुर्सी पर बैठे हैं और आपके नीचे मान लीजिए 6 लोग काम करते हैं, अब हर कोई एक जैसा नहीं होता है, फिर भी इन 6 लोगों से कुल मिला करके आपको अपना काम निकाल लेना इज अ चैलेंज, ओके। तो ऐसे में आपको ये जानना जरूरी होता है एज ए मैनेजर, कि आप ये जानना चाहते हो कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं, है ना, ताकि वो ज़्यादा अच्छा काम कर सकें। और ये भी आप जानना चाहोगे कि कौन से फैक्टर हैं जो कि डीमोटिवेट भी करते हैं फ्रेंड्स, ओके। तो ये सारी बातें होती हैं जो मैनेजर्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ ए गिवन लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। हर आदमी का मतलब एक सेटिस्फैक्शन का लेवल होता है एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर, ठीक है। तो उसके बाद में द मोटिवेशन एज ए बिहेवियरल कॉन्सेप्ट इज ग्रेट इंटरेस्ट टू द एग्जीक्यूटिव एंड मैनेजर इन ऑर्गेनाइजेशन टुडे। लेकिन जो मोटिवेशन मैंने आपको बताया कि जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, वो बिहेवियरल मोटिवेशन को बिहेवियरल कॉन्सेप्ट के तौर पर यूज करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं।
अब जैसे देखिए मोटिवेशन ही तो होता है जब आदमी स्ट्राइक करता है, आप उनको मोटिवेट करते हैं कि नहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे साथ आइए, हम आपके साथ हैं। ओके, तो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम एज ए मैनेजर फेसेस इज हाउ टू मोटिवेट द पीपल वर्किंग अंडर हिम। अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं वो यही होती है मैनेजर्स के लिए कि उनके अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं उनको मोटिवेट कैसे किया जाए, हाउ टू मोटिवेट पीपल, है ना। व्हाट इज मोटिवेशन एंड हाउ कैन एम्प्लॉय बी मोटिवेटेड टू वर्क। मोटिवेशन क्या होता है और एम्प्लॉय को कैसे जो है हम मोटिवेट कर सकते हैं काम करने के लिए। मोटिवेशन और परफॉर्मेंस के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है, मतलब ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आज के मैनेजर फेस कर रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। ओके, वेदर हाईली मोटिवेटेड एम्प्लॉय इज नेसेसरली गुड परफॉर्मर आर एम्प्लॉय हुज परफॉर्मेंस इज नॉट गुड कैन बी कंसिडर एज डीमोटिवेटेड। तो मतलब क्या एक हाईली मोटिवेटेड जो एम्प्लॉय होता है फ्रेंड्स वो क्या एक अच्छा परफॉर्मर होता ही है, या जिसकी परफॉर्मेंस खराब है, अच्छी नहीं है, क्या वो डीमोटिवेटेड एम्प्लॉय है। तो इस तरीके मतलब क्वेश्चंस हैं जो लोगों के दिमाग में रहते हैं जिनके आंसर हमें मोटिवेशन थ्योरी से जानने जरूरी होते हैं। देयर आर सम ऑफ द इशूज व्हिच आर ड्राइंग अटेंशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे कुछ इश्यूज हैं जो कि मतलब आजकल ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं और इन्हीं के आंसर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट थियरीज भी आई हुई हैं फ्रेंड्स। ओके, तो फ्रेंड्स ये हमने समझ लिया मोटिवेशन क्या होता है। हम टर्म मोटिवेशन को डिफाइन कर रहे हैं। पहली बात, मोटिवेशन जो टर्म है वो लैटिन वर्ड से आया हुआ है जिसका मतलब मूवर होता है, मतलब आगे मूव करना होता है, ठीक है। और ये इंडिविजुअल के एक्शन पर ना ध्यान दे करके मोटिवेशन उसकी वो क्या चाहता है, उसको क्या चीज़ें हैं जो ड्राइव करती हैं किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, उन पर ध्यान देता है मोटिवेशन, ठीक है। मोटिवेशन जो है कॉमनली यूज टर्म है और सभी इसके बारे में समझते हैं, लेकिन कोई यूनिफॉर्म डेफिनेशन नहीं है। जितनी बुक्स हैं उतनी डेफिनेशन है, लेकिन फिर भी सिंपलेस्ट टर्म में अगर हम रखा जाए तो इसको ये जो यहाँ पर रेड है फ्रेंड्स ये पूछा गया हुआ है, सीधे सीधे उन्होंने रखा कि द एक्सटेंट ऑफ विलिंगनेस ऑफ एन एम्प्लॉय टू रिस्पॉन्ड टू द ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड। सिंपल पूछ लिया, इसे क्या कहेंगे, तो याद रखिएगा इसे मोटिवेशन कहते हैं। वो आपको जॉब एनालिसिस, जॉब सेटिस्फैक्शन, जॉब डिस्क्रिप्शन ऐसे करके 4-5 टर्म दे देंगे, अप्रिसिएशन ये वो, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये जो रेड में है ये डेफिनेशन सीधे सीधे पूछी गई हुई है एग्जाम में, ठीक है। तो कोई भी एम्प्लॉय अपनी ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट के लिए किस हद तक रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार है, किस हद तक उसकी विलिंगनेस है उसको रिस्पॉन्ड करने की ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के लिए, उसे ही फ्रेंड्स हम मोटिवेशन कहते हैं। मोटिवेशन जो होता है वो आपको जनरली आपको किधर की तरफ ले जाता है, किधर की तरफ ले जाता है, आपकी जो नीड है उसको सेटिस्फैक्शन के लिए लेकर के जाता है कि आप अपनी नीड सेटिस्फाई करो, कोशिश यही रहती है मोटिवेशन की। तो उसे नीड को सेटिस्फैक्शन मतलब मोटिव्स होता है, आपका कोई ना कोई मोटिव होगा और उसी से आपका मोटिवेशन बनता है फ्रेंड्स। ओके, मोटिवेशन जो है डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है किसी भी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को। यस, मोटिवेशन का असर लोगों की परफॉर्मेंस पर पड़ता ही पड़ता है। ओके, मोटिवेशन कहाँ से शुरू होती है, तो मोटिवेशन प्रोसेस इनर स्टेट आपके अंतर मन से स्टार्ट होती है और नीड की फुलफिलमेंट के साथ में ख़त्म हो जाती है। जो एम्प्लॉय मेहनत ज़्यादा करते हैं उनका मोटिवेशन का लेवल अच्छा है, जो मोटिवेशन कम रहते हैं मोटिवेटेड उनका वो वर्क को अवॉइड करते हैं या कम काम करते हैं। किसी भी कोई भी व्यक्ति का मोटिवेशन का लेवल क्या है, एम्प्लॉय का मोटिवेशन का लेवल क्या है, इसको अगर आपको जज करना है तो उसके एक्चुअल वर्क बिहेवियर से आप ये देख सकते हैं, उसका वर्क पे बिहेवियर कैसा है उससे आप पता कर सकते हैं। अभी मैनेजर्स के लिए ये ज़रूरी होता है कि उनके नीचे जितने भी लोग काम करते हैं उनको मोटिवेट कैसे किया जाए, उनसे ज़्यादा काम कैसे करवाया जाए ना। तो दे आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द फैक्टर विच मोटिवेट्स एम्प्लॉय। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं। क्या उनको मैं छुट्टियाँ दे दूँ तब वो मान जाएंगे, क्या मैं उनको जल्दी घर जाने दूँ तब वो मान जाएंगे, या फिर उनको मॉनेटरी बेनिफिट दूँ तब वो मानेंगे। मतलब इस तरीके से कौन से फैक्टर हैं जो हमारे एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं और वर्क हार्ड वो ताकि करें। और वो ये भी जानना चाहते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि डीमोटिवेशन के लिए भी कंट्रीब्यूट करते हैं। हर एवरी ह्यूमन बीइंग हैज ए गिवन लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। हर ह्यूमन बीइंग का मतलब सेटिस्फैक्शन का एक लेवल होता है एक पर्टिकुलर टाइम पे। हो सकता है अभी अभी आप 60,000 रुपये की सैलरी में एक्सेप्ट कर ले रहे हों, लेकिन आज से 10 साल बाद पता चलेगा आपको 1 लाख रुपए की भी सैलरी जो है कम लगेगी। तो अभी जो आपका सेटिस्फैक्शन का लेवल है वो 60,000 रुपये का है, उस समय जो है ये 60,000 ना होकर के 1 लाख रुपये हो जाएगा। तो वही बताया गया है कि हर ह्यूमन बीइंग का सेटिस्फैक्शन का लेवल एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे होता ही होता है। मोटिवेशन एज ए बिहेवियरल कॉन्सेप्ट में, मोटिवेशन को एज ए बिहेवियरल कॉन्सेप्ट में मतलब बिहेवियर पर क्या असर पड़ता है मोटिवेशन का, उसके लिए जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज के समय में मैनेजर फेस करते हैं वो यही है कि पीपल जो उनके अंडर में काम कर रहे हैं उनको मोटिवेट कैसे किया जाए, ठीक है। तो कई सारे क्वेश्चंस उनके दिमाग में उठते हैं कि मोटिवेशन क्या होता है और एम्प्लॉय को मोटिवेट कैसे किया जाए काम करने के लिए। मोटिवेशन और एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस के बीच में क्या कनेक्शन होता है, क्या रिलेशनशिप होती है, और क्या जो हाईली मोटिवेटेड हमारा एम्प्लॉय है नेसेसरी है कि वो अच्छा परफॉर्मर ही हो,
या जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, क्या वो डीमोटिवेटेड एम्प्लॉय ही है। तो ये सारे कुछ इश्यूज हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन में आजकल मतलब जो है बहुत ज़्यादा नोट किए जाते हैं, और इन्हीं बातों को समझाने के लिए, इन्हीं बातों को एक्सप्लेन करने के लिए ही मोटिवेशन की काफ़ी सारी थ्योरीज आई हुई हैं। द वेरियस थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन आर एज अंडर। तो कुल मिलाकर के यहाँ 10 थ्योरी हैं फ्रेंड्स, जिनमें से 5-6 हम डिस्कस करेंगे अगले 1 या 2 लेक्चर्स में। साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑल रेशनल इकोनॉमिक व्यू, दूसरा ह्यूमन रिलेशन मॉडल, तीसरा है फ्रेंड्स अब्राहम मैस्लो नीड ऑफ हायरार्की, जो कि अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे, ये इंपॉर्टेंट भी है फ्रेंड्स। फिर है फ्रेडरिक हर्जबर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी, फिर है क्लिंटन अल्फ्रेड ईआरजी थ्योरी, अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी, विक्टर वी ब्रूम एक्सपेक्टेंसी मॉडल, जेम्स स्टैसी एडम इक्विटी मॉडल, लेमैन पी लेमैन डब्ल्यू पॉटर एंड एडवर्ड ई लॉयर परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्शन मॉडल एंड रीइंफोर्समेंट थ्योरी। तो ये 10 थ्योरी हैं फ्रेंड, जिनके बारे में हमें जानना है। 10 में से हम 5-6 ही पढ़ेंगे फ्रेंड, जो इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इस लेक्चर में हम जो देखने जा रहे हैं वो हम ये 2 थ्योरी देखेंगे फ्रेंड, अचीवमेंट मोटिवेशन मॉडल और विक्टर एच ब्रूम एक्सपेक्टेंसी मॉडल। 2 हम इसी लेक्चर में अभी थोड़ी देर में पढ़ लेंगे, और ये जो अब्राहम मैस्लो की नीड ऑफ हायरार्की है, ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। फिर 2-3 जो और इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे ईजीआर थ्योरी है, हर्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी हम उसके अगले वाले लेक्चर में कवर कर लेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो ये सारी थ्योरीज क्यों क्यों आई हैं, अब आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि मतलब हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर हम अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट कैसे करें। हम यहाँ पर जानने की क्या कोशिश करें कि हाउ टू मोटिवेट आवर एम्प्लॉय। ओके, इसमें अब 6 नंबर इसलिए लिखा हुआ है फ्रेंड्स, क्योंकि ये 6वीं नंबर पर है यहाँ पर जो है, ताकि आपको कन्फ्यूजन नंबर देखिए, 6th नंबर की थ्योरी में यहाँ पर पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट वाली 7th नंबर की पढ़ेंगे। ओके, कन्फ्यूज मत होइएगा, जो इंपॉर्टेंट है उनको सारे को पढ़ा देंगे, जो नहीं इंपॉर्टेंट है उनको छोड़ दिया जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारी थ्योरी हैं, इतना सारा कुछ याद रख पाना भी आसान नहीं होगा। अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी की हम बात करेंगे फ्रेंड, तो दिस थ्योरी वाज डेवलप बाय डेविड सी मैकलैंड एंड हिज एसोसिएट। तो पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी जो होती है वो किसने डेवलप की थी, तो डेविड सी मैकलैंड है, ठीक है, डेविड सी मैकलैंड ने डेवलप की थी। और इस थ्योरी के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देयर आर 3 नीड्स। ह्यूमन की जो है 3 नीड्स होती हैं जो उन्हें मोटिवेट करती हैं, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर, नीड फॉर एफिलिएशन, है ना। सिंपलेस्ट टर्म में आप समझिए, एक मतलब अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी ये कहती है कि व्यक्ति जो है मोटिवेट होता है अगर उसको बेसिकली 3 चीज़ें वो चाहता है। क्या? अचीवमेंट की। कुछ लोग चाहते हैं कि हम अचीव करें, जैसे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना एक अचीवमेंट होगी, गोल्ड ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाना एक अचीवमेंट होगी, या हमारे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर भी टारगेट अचीव करना एक अचीवमेंट होगी, है ना। नीड फॉर पावर, कुछ लोग पावर के लिए स्ट्राइव करते हैं, मतलब उनको ज़्यादा ताकत चाहिए, वो चाहते हैं कि वो ऐसी कुर्सी पर बैठे हों जहाँ हर कोई उनकी सुने, ठीक है। और नीड फॉर एफिलिएशन, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब जुड़ करके काम करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि लोग उनको पहचानें, उनको सम्मान दें, है ना। तो ये 3 चीज़ें हैं इस थ्योरी, अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी के हिसाब से 3 चीज़ें हैं जो कि व्यक्ति को मोटिवेट करती हैं। नीड फॉर, अब जो आपसे क्वेश्चन बनेगा फ्रेंड्स कि मोटिवेशन, अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी किसके द्वारा लाई गई, तो ध्यान रखिएगा डेविड सी मैकलैंड द्वारा। उसके बाद में फिर अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा सकता है, अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी में कौन कौन से 3 चीज़ें हैं जो कि व्यक्ति को मोटिवेट करती हैं अचीव करने के लिए, तो ध्यान रखिएगा, नीड मोटिवेट होने के लिए नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर और नीड फॉर एफिलिएशन। आगे हम इन तीनों के बारे में अभी पढ़ेंगे वैसे, लेकिन मतलब बेसिकली 2 क्वेश्चन तो आपके यहीं बन जाते हैं फ्रेंड्स। ओके, अब नीड फॉर अचीवमेंट की अगर हम बात करें, एम्प्लॉयज विथ हाई अचीवमेंट मोटिवेशन डिजर्व सेटिस्फैक्शन फ्रॉम अचीविंग गोल्स, ठीक है। तो जो एम्प्लॉय आपके होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो हाई अचीवमेंट मोटिवेशन होता है इनमें ना, मतलब नीड फॉर अचीवमेंट है, वो चाहते हैं टारगेट को अचीव करना, गोल को अपने अचीव करने वाले जो लोग होते हैं, तो एम्प्लॉय विथ हाई अचीवमेंट मोटिवेशन, ऐसे एम्प्लॉय जो कि हाई अचीवमेंट चाहते हैं उसके लिए मोटिवेटेड होते हैं, दे ड्राइव सेटिस्फैक्शन फ्रॉम अचीविंग गोल। तो वो सेटिस्फाई कब होते हैं, अपना जब टारगेट अचीव कर लेते हैं। अब नीड फॉर अचीवमेंट में जैसे मान लीजिए किसी ने, हम लोग पढ़ रहे हैं कि सीआईबी में हमको 50 नंबर लाने हैं, हो सकता है कोई ऐसा हो जिसने कहा हो कि हमको सीआईबी में 80% लाना है, तो ऐसे लोग जो है मतलब हाई अचीवमेंट वाले मोटिवेशन वाले लोग होते हैं, और इनका सेटिस्फैक्शन कहाँ से आता है फ्रेंड, जब ये अपना गोल अचीव कर लेते हैं तब सेटिस्फाई होते हैं कि हाँ ठीक है, मैंने सीआईबी में 80% ला लिया हुआ है। ओके, सक्सीडिंग एट टास्क इज इम्पॉर्टेंट टू देम, ठीक है। टास्क, जो भी टास्क उनको दिया गया है उसमें सफल होना उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भाई उनको अचीवमेंट चाहिए। अचीवमेंट कब मिलेगी, जो भी टास्क दिया गया है उसको वो सफलतापूर्वक अगर कर दें। आल्दो पीपल विथ ए हाई नीड ऑफ अचीवमेंट आर ऑफन वेल्दी, देयर वेल्थ कम फ्रॉम देयर एबिलिटी टू अचीव गोल्स। ये भी यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है,
आल्दो पीपल विथ हाई नीड ऑफ फॉर अचीवमेंट, जो लोग अचीवमेंट मतलब ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट चाहते हैं वो वेल्दी होते हैं, मतलब वो अमीर होते हैं, इनका कहने मतलब है जो हाई नीड ऑफ अचीवमेंट रखते हैं फ्रेंड्स वो वेल्दी होते हैं, मतलब कहने उनका पैसा बहुत होता है और उनका जो पैसा होता है देयर वेल्थ कम फ्रॉम एबिलिटी टू अचीव गोल्स, जो उनका गोल अचीव करने की जो एबिलिटी होती है पैसा वहीं से उनका आता है। हाउ एवर हायर हाई अचीवर आर नॉट मोटिवेटेड बाई मनी पर से, ठीक है, मनी इज देयर इंडिकेटर ऑफ अचीवमेंट। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो हाई अचीवर होते हैं फ्रेंड वो पैसे से मोटिवेट नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे लोगों को आप बोलोगे कि 2 करोड़ रुपए आपको मिल जाएंगे, 3 करोड़ मिल जाएंगे तो आप ये काम कर दीजिए, तो उससे ये मोटिवेट नहीं होते हैं। हाँ ये है कि जो मनी होती है वो उनकी सफलता का इंडिकेटर जरूर होती है, कितना पैसा है उनके पास में उससे ये पता चलता है कि हाँ ये कितने सक्सेसफुल हैं। लेकिन हाई अचीवर के लिए मनी जो है वो मोटिवेशन का एक फैक्टर नहीं होती है। तो ये ध्यान रखने वाली बात होती है कि मोटिवेशन का एक फैक्टर हमेशा जरूरी नहीं कि मनी जो है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाए, क्योंकि आपने खुद ही देखा कि हाई अचीवर लोगों के लिए मनी जो है मोटिवेटर का फैक्टर नहीं होती है। दे प्रेफर टू वर्क इंडिपेंडेंटली, पहली बात तो वो आज़ादी से काम करना चाहते हैं, अकेले काम करना चाहते हैं। एंड डिसलाइक इजी टास्क, और सरल कामों को करना भी नहीं चाहते हैं। दैट डू नॉट थ्रो एनी चैलेंज आर कम्पिटेटिव सिचुएशन, मतलब ऐसा है कि रिस्की काम ही करना है। एक तो किसी के अंडर में काम करना नहीं पसंद करते हैं, एक तो इनकी ये कोशिश रहती है, और दूसरी कोशिश फ्रेंड्स इनकी ये भी रहती है कि इजी टास्क नहीं करना है, टास्क वही करना है जिसमें कंपटीशन थोड़ा सा फील हो फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड्स जो है आपका क्या अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी। तो पहली बार डेवलप किया था डेविड सी मैकलैंड ने। ओके, और इस थ्योरी में 3 नीड्स होती हैं मोटिवेट होने के लिए व्यक्ति की। पहली है नीड फॉर अचीवमेंट, दूसरी होती है नीड फॉर पावर, तीसरी होती है नीड फॉर एफिलिएशन। नीड फॉर अचीवमेंट में फ्रेंड्स हमने देखा कि जो एम्प्लॉय हाईली अचीवमेंट के लिए मोटिवेटेड होता है फ्रेंड्स वो सेटिस्फाई कब होगा, जब वो अपने गोल को अचीव कर लेगा। किसी भी टास्क को वो लेते हैं जब तक उसमें सफल नहीं हो जाते हैं तब तक वो जो है मतलब सेटिस्फाई नहीं फील करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए कि वो जो टास्क लिया है उसमें वो सफल रहें। आल्दो पीपल जो है जो हाई अचीवमेंट वाले होते हैं वो वेल्दी होते हैं, ध्यान रखिएगा, जो हाई अचीवमेंट वाले मोटिवेटेड पीपल होते हैं वो धनी होते हैं, पैसे वाले होते हैं, और उनकी जो वो पैसा आता है वो उनकी वही जो हाई अचीवमेंट जो अचीव कर गोल अचीव करने की एबिलिटी होती है उसी से ही वो पैसा ड्राइव करते हैं। हाउ एवर हाई अचीवर्स आर नॉट मोटिवेटेड बाई मनी, मनी से मोटिवेट नहीं होते हैं जो हाई अचीवर्स होते हैं। मनी, हाँ ये है कि मनी उनकी सफलता का एक इंडिकेटर जरूर होता है। वो ऐसे लोग जो नीड फॉर अचीवमेंट वाले मोटिवेशन वाले होते हैं वो अकेले काम करना पसंद करते हैं, किसी के अंडर में काम करना कम पसंद करते हैं, और साथ ही साथ इजी टास्क पसंद नहीं करते हैं। उनको ऐसा काम चाहिए जिसमें थोड़ा चैलेंज हो, थोड़ा कम्पिटिटिव सिचुएशन उनको फील हो। दूसरा मोटिवेशन का फैक्टर होता है फ्रेंड नीड फॉर पावर, ठीक है। द एम्प्लॉय एग्जिबिटिंग द नीड फॉर पावर ड्राइव सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द एबिलिटी टू कंट्रोल अदर्स एंड हैविंग कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज। तो जो लोग नीड फॉर पावर वाले होते हैं इससे मोटिवेट होते हैं, उनको ताकत होनी चाहिए उनके पास में, अगर उससे मोटिवेट होते हैं तो वो अपना सेटिस्फैक्शन कहाँ से लाते हैं, वो सेटिस्फाई कैसे होते हैं, फ्रॉम एबिलिटी टू कंट्रोल अदर्स, दूसरों को कंट्रोल करने की जो उनकी क्षमता है, योग्यता है उससे, एंड जो रिसोर्सेस हैं ऑर्गेनाइजेशन के उस पर कंट्रोल करके, मतलब उनको पावर आनी चाहिए, उनको ये फील होना चाहिए कि मेरे अंडर में कम से कम 100 लोग हैं और मैं जो चाहूँ वो काम करवा लूँ, जो भी ऑफिस का जो भी रिसोर्सेस वगैरह हैं उन पर मेरा कंट्रोल है, जब चाहूँ तो तब यूज हो, जब चाहूँ तब ना यूज हो। तो इस तरीके के लोग जो है अपना सेटिस्फैक्शन यहाँ से लेकर के आते हैं। एक्चुअल अचीवमेंट ऑफ गोल इज लेस इंपॉर्टेंट टू देम देन द मीन बाई विच गोल्स आर अचीव्ड। अब यहाँ पर जो एक्चुअल अचीवमेंट है वो उतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना कि किस तरीके से उन्होंने इस गोल को अचीव किया है। जैसे लोग नहीं ज़बरदस्ती कब्जा कर लेते हैं दूसरों के घरों पर, तो मतलब घर मिल गया उसमें उतनी संतुष्टि नहीं है जितना कि हमने घर जो है मतलब जो है बदतमीजी और गुंडई करके अचीव किया हुआ है, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, एक तरीके से कह लीजिए। बहुत अच्छा एग्जाम्पल नहीं है लेकिन मतलब फिर भी चल जाएगा। तो एक्चुअल अचीवमेंट ऑफ गोल इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जितना इंपॉर्टेंट होता है किस तरीके से कितनी ताकत के साथ उन्होंने उस गोल को अचीव किया हुआ है। इंडिविजुअल विथ हाई नीड ऑफ पावर ड्राइव सेटिस्फैक्शन फ्रॉम बीइंग इन पोजीशन ऑफ इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल। तो जो हाई नीड ऑफ पावर वाले जो लोग होते हैं इनको सेटिस्फैक्शन कहाँ से मिलता है, वो ऐसी पोजीशन में होते हैं जहाँ पर वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, मतलब जैसे चीफ मिनिस्टर की कुर्सी चाहते हैं या फिर सांसद की कुर्सी चाहते हैं जहाँ पर वो बैठ करके लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकें, लोगों को कंट्रोल कर सकें। ऑर्गेनाइजेशन दैट फोस्टर द पावर मोटिव
टेंड टू अट्रैक्ट इंडिविजुअल विथ अ हाई नीड ऑफ पावर। तो जहाँ पर कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहाँ पर आपको पावर की ज़रूरत होती है वाकई, है ना, तो वैसी ऑर्गेनाइजेशंस जो है ऐसे इंडिविजुअल्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं जिनको पावर की नीड होती है, जैसे मिलिट्री में, सिविल सर्विसेज में और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में। अब अगर मिलिट्री में आप जो है अगर पावर नहीं अपनी दिखा सकते हैं, इन्फ्लुएंस नहीं दिखा सकते हैं, तो आप उतने बेनिफिशियल नहीं हो सकते। सेम केस सिविल सर्विसेज में भी होता है, आपको अपना मतलब पावर आपको यूज करनी ही होगी, पॉलिटिकल में भी। तो इस तरीके मतलब अब अगर आप जो है मतलब पावर को इम्पोर्टेंस देते हैं कि नहीं, आई नीड पावर, मैं ऐसी ऐसी कुर्सी पर बैठना चाहता हूँ जहाँ पर मेरे पास पावर हो, लोग मेरे अंडर में हो, तो उसके लिए सिविल सर्विसेज वगैरह भी इसीलिए ज़्यादातर लोग चुनते भी हैं फ्रेंड्स। ओके, तो नीड फॉर पावर में हमने समझ लिया है, ये दूसरा मोटिवेशन फैक्टर है। इसमें क्या है, एम्प्लॉय जिन्हें नीड ऑफ पावर की ज़रूरत होती है वो उनको सेटिस्फैक्शन कैसे मिलेगा कि वो दूसरों को कंट्रोल कर सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेज है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो वहाँ से जब उनके पास ये कंट्रोल करने की क्षमता होती है फ्रेंड्स, तब वो सेटिस्फाई होते हैं। एक्चुअल अचीवमेंट जो होता है वो उनके लिए उतना मायने नहीं रखता जितना कि जिस तरीके से उन्होंने उस गोल को अचीव किया हुआ है। जो इंडिविजुअल जिन्हें हाई नीड ऑफ पावर होती है फ्रेंड्स, वो ऐसी पोजीशन में रहना चाहते हैं जहां से वो इन्फ्लुएंस कर सकें और कंट्रोल कर सकें लोगों को, रिसोर्सेस को, ठीक है। और वैसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर पावर की वाकई ज़रूरत होती है वो अपने हाई नीड ऑफ पावर वाले इंडिविजुअल्स को अट्रैक्ट भी करते हैं, जैसे मिलिट्री सर्विसेज हो गई, सिविल सर्विसेज हो गई या फिर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर पावर की वाकई ज़रूरत होती है और इसीलिए लोग यहाँ पर इनके लिए अट्रैक्ट भी होते हैं, क्योंकि वो ऐसे लोग ही हैं, वो भी खुद पावर में रहना चाहते हैं और वो जॉब है वो भी पावर चाहती है ना। फिर आता है नीड फॉर एफिलिएशन। नीड फॉर एफिलिएशन का मतलब होता है फ्रेंड्स जुड़ाव से संबंधित होता है एक तरीके से। मतलब जैसे एक आदमी को काम दिया गया कि आप ये काम अकेले करना चाहेंगे या तो बहुत अच्छा करेंगे, ये अपने दोस्तों के साथ, आप 10 दोस्तों के साथ मिल करके करेंगे लेकिन थोड़ा अच्छा कम काम होगा, तो आप प्रेफर कर रहे हैं कि नहीं हम 10 दोस्तों के साथ काम करेंगे, भले ही जो है मतलब काम थोड़ा कम अच्छा हो, दैट इज ओके। तो नीड फॉर एफिलिएशन ये वाली सिचुएशन है। इंडिविजुअल एग्जिबिटिंग दिस नीड एज ए डोमिनेंट मोटिव ड्राइव सेटिस्फैक्शन फ्रॉम बीइंग सोशल विद द इंटरपर्सनल एक्टिविटीज। तो ऐसे लोग जो होते हैं जिन्हें नीड फॉर एफिलिएशन होती है फ्रेंड्स, वो जब सोशल गैदरिंग में मिलते हैं, एक दूसरे के साथ में बैठते हैं, बातें करते हैं, तो वहाँ से अपना जो है सेटिस्फैक्शन ड्राइव करते हैं। दे हैव स्ट्रांग नीड फॉर इंटरपर्सनल टाइज एंड गेट क्लोज टू पीपल साइकोलॉजिकली। मतलब उन्हें इंटरपर्सनल टाइज की स्ट्रांग जरूरत होती है, एक दूसरे से मिल जाना, घुल मिल जाना, बातचीत करना, ये उनकी ज़रूरत होती है ना। और दे वांट टू गेट क्लोज टू द पीपल साइकोलॉजिकली, और वो मनोवैज्ञानिक तरीके से भी एक दूसरे के पास जाना चाहते हैं। इफ़ आस्क्ड टू चूज बिटवीन वर्किंग एट टास्क विथ दोज हु आर टेक्निकली कम्पिटेंट एंड दोज हु आर देयर फ्रेंड्स, इंडिविजुअल विथ हाई नीड ऑफ एफिलिएशन विल चूज देयर फ्रेंड्स। अब अगर उनसे कहा जाए कि मतलब आप उनके साथ काम करेंगे जो टेक्निकली साउंड है, जिनके पास में नॉलेज है इस काम को करने के लिए, या आप अपने दोस्तों के साथ उसी काम को करना चाहेंगे, तो ऐसे जो एफिलिएशन वाले लोग होते हैं वो अपने दोस्तों को चुन लेंगे। टेक्निकली उनको कम भी आता होगा उनके दोस्तों को तो भी चलेगा, क्योंकि वो नीड फॉर एफिलिएशन, वो चाहते हैं कि उनको मतलब ग्रुप, सोशल गैदरिंग, वही सामाजिक प्राणी वाली बात यहाँ पर हो जाती है कि हम एक सामाजिक प्राणी और हमको मतलब जो है साथ में मिलजुल करके ही काम करना है। तो नीड फॉर एफिलिएशन का मतलब समझ गए फ्रेंड्स। यहाँ पर नीड फॉर एफिलिएशन वाले लोग जो होते हैं वो अपना सेटिस्फैक्शन कहाँ से ड्राइव करते हैं, जब वो सोशलाइज होते हैं, लोगों के साथ में मिलते जुलते हैं। ओके, तो दे हैव अ स्ट्रांग नीड फॉर इंटरपर्सनल टाइज, उनको इंटरपर्सनल टाइज की स्ट्रांग नीड होती है। और दे गेट क्लोज टू पीपल साइकोलॉजिकली, और वो लोगों के साथ में मनोवैज्ञानिक तरीके से ज़्यादा क्लोज भी जाने की कोशिश करते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि आप जो टास्क कर रहे हैं वो टेक्निकली कम्पिटेंट टीम के साथ करेंगे जिनको टेक्निकल नॉलेज है, या अपने दोस्तों के साथ, तो नॉर्मली जो हाई नीड ऑफ एफिलिएशन वाले दोस्त होंगे, मतलब लोग होंगे, वो चूज करेंगे अपने दोस्तों को, ना कि उस टेक्निकल टीम को जिसको अच्छा नॉलेज है फ्रेंड्स। ओके, तो ये एक जो है मॉडल हमारा यहाँ पर फ्रेंड्स खत्म हो गया। मोटिवेशन की एक थेरी है अचीवमेंट मोटिवेशन थेरी। ध्यान रखने वाली जो बात है वो दो बातें हैं। पहली बात यह है कि ये अचीवमेंट मोटिवेशन थेरी लेकर कौन आया था, तो डेविड सी मैकलैंड लेकर आए थे। और इस थेरी के हिसाब से 3 फैक्टर्स हैं जो मोटिवेट करते हैं। नीड फॉर अचीवमेंट, आप ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करना चाहते हैं। नीड फॉर पावर, आपको ताकत चाहिए, जो है आपको रुतबा चाहिए, है ना। और नीड फॉर एफिलिएशन, आप दूसरे के साथ जुड़ करके काम करना चाहते हैं। ये 3 फैक्टर्स हैं जो कि आपको मोटिवेट करते हैं अचीवमेंट मोटिवेशन थेरी के हिसाब से। अब इन तीनों के बारे में भी हमने थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ा है, तो अगर वो आपको याद रहेगा तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, नहीं तो क्वेश्चन ज़्यादातर वहीं से ही बन जाता है जितना अभी तक मैंने आपको बताया। अब ये 7वें नंबर की जो थ्योरी थी फ्रेंड, वैसे तो हम दूसरी पढ़ रहे हैं, लेकिन नंबरिंग में अगर देखा जाए तो ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी मॉडल, जिसे विक्टर एच ब्रूम लेकर के आए थे, तो उसके बारे में हम फ्रेंड्स यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं।
ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी मॉडल क्या कहता है फ्रेंड्स, जो है आपको मोटिवेशन के बारे में। दिस थ्योरी हैज सेवरल नेम्स सच एज इंस्ट्रूमेंटलिटी थ्योरी, पाथ गोल थ्योरी, वैलेंस इंस्ट्रूमेंटलिटी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। तो इसके कई सारे नाम हैं। पहली बात तो इसे विक्टर एच ब्रूम लेकर आए थे। दूसरी बात, इस थ्योरी के और सारे नाम हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंटलिटी थ्योरी भी कहते हैं, पाथ गोल थ्योरी भी कहते हैं, बैलेंस इंस्ट्रूमेंटलिटी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी भी इसे कहा जाता है। तो ब्रूम एक्सपेक्टेंसी मॉडल कौन लेकर आया था? विक्टर एच ब्रूम लेकर के आए थे। द एक्सपेक्टेंसी मॉडल इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट मोटिवेशन इज डिटरमाइंड बाय द नेचर ऑफ द रिवार्ड पीपल एक्सपेक्ट टू गेट एज ए रिजल्ट ऑफ देयर जॉब परफॉर्मेंस। तो एक्सपेक्टेंसी मॉडल का मतलब होता है एक्सपेक्ट करना। देखिए, एक्सपेक्ट करना, आप उम्मीद क्या करते हैं। तो एक्सपेक्टेंसी मॉडल इस बात पर विश्वास करता है कि मतलब मैं अगर मेहनत करता हूं तो बदले में मुझे क्या मिलेगा, ठीक है, मेरी इस परफॉर्मेंस का मुझे रिजल्ट के तौर पर क्या मिलेगा, उसी चीज़ के बारे में जो आप थॉट करते हैं। जैसे अगर मैं सीआईबी की तैयारी करूंगा तो मुझे बदले में क्या मिलेगा, मुझे इंक्रीमेंट मिलेगा 4,000 रुपये का, या मुझे प्रमोशन के लिए मार्क्स मिल जाएंगे, या मुझे सीनियरिटी में आगे जगह मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। द एक्सपेक्टेंसी मॉडल इज बेस्ड ऑन बिलीफ दैट मोटिवेशन इज डिटरमाइंड। मोटिवेशन कैसे डिटरमाइन होता है? बाय नेचर ऑफ द रिवार्ड पीपल एक्सपेक्ट टू गेट एज ए रिजल्ट ऑफ देयर जॉब परफॉर्मेंस। जो आपकी जॉब की परफॉर्मेंस, जो आप जॉब आपने काम किया है उसकी परफॉर्मेंस का के बदले में आपको क्या रिवार्ड मिलेगा, क्या रिवार्ड आप एक्सपेक्ट करते हैं, उसी से ही मोटिवेशन ड्राइव होता है, उसी से ही मोटिवेट होते हैं। मतलब अगर मैं मेहनत करूंगा तो बदले में मुझे जो है 4,000 रुपये पर मंथ एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी, ये आपके लिए मोटिवेशन का फैक्टर हो जाता है, क्योंकि आपने रिवार्ड के तौर पर ये माना हुआ, एक्सपेक्ट किया हुआ कि 4,000 रुपये महीने एक्स्ट्रा सैलरी का मिलना फ्रेंड्स। ओके, द अंडरलाइंग एजम्पशन इज दैट द मैन इज अ रैशनल बीइंग एंड विल ट्राई टू मैक्सिमाइज हिज परसीव्ड वैल्यू फॉर सच रिवार्ड। अब यहाँ पर जो बात कही जाती है, ये एज्यूम किया जाता है कि जो ह्यूमन होता है वो लॉजिकल व्यक्ति होता है, और वो मतलब मैक्सिमाइज करना चाहेगा जो भी उसको रिवार्ड मिलेगा, ठीक है, उसकी वैल्यू को वो मैक्सिमाइज करना चाहता है। मतलब जो भी आपको रिवार्ड मिलेगा उसकी वैल्यू को आप मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। अभी थोड़ी देर में आप समझ जाएंगे ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ही विल चूज एन अल्टरनेटिव दैट वुड गिव हिम मैक्सिमम बेनिफिट। तो मतलब अगर मान लीजिए एक काम के बदले, एक हार्डवर्क के बदले में उसे अगर 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, तो वो बेटर अल्टरनेटिव को चुनेगा जिससे उसको मैक्सिमम बेनिफिट हो। ओके, जैसे आपको मेहनत करनी है, आपको प्रमोशन के लिए भी तैयारी करनी है, मान लीजिए आपको सीआईबी के लिए भी तैयारी करनी है, तो अब आपके पास 2 चॉइसें हो गई। मेहनत दोनों में है, मोटिवेशन दोनों के लिए चाहिए, रिवार्ड आपको दोनों में मिलेगा, लेकिन कौन सा अल्टरनेटिव उसके लिए अच्छा है, वो ज़्यादा उसके लिए ठीक रहेगा। तो ही विल ट्राई टू मैक्सिमाइज हिज परसीव्ड वैल्यू ऑफ सच रिवार्ड। वो चाहेगा कि उसे मैक्सिमम रिजल्ट मिले। तो अगर आप सीआईबी देते हैं और प्रमोशन देते हैं, प्रमोशन देने पर तो एक आपका एक स्केल बढ़ जाएगा, तो ये ज़्यादा फायदेमंद है देन की सीआईबी देने से। क्यों? क्योंकि सीआईबी 6 महीने बाद फिर दिया सकता है, लेकिन प्रमोशन का एग्जाम हो सकता है 1 साल बाद हो आपका, है ना, या ना ही हो। तो ये है कहने मतलब उसे अल्टरनेटिव अगर मिलता है फ्रेंड, तो वो मैक्सिमम बेनिफिट को पाने की कोशिश करता है। पीपल आर हाईली मोटिवेटेड इफ दे बिलीव दैट अ सर्टेन टाइप ऑफ बिहेवियर विल लीड टू सर्टेन टाइप ऑफ आउटकम एंड देयर एक्सटेंट ऑफ पर्सनल प्रेफरेंस फॉर दैट आउटकम। तो पीपल जो है ज़्यादा मोटिवेटेड तब होते हैं जब वो ये मानते हैं कि उनका कोई विशेष प्रकार का जो व्यवहार है वो उनको विशेष प्रकार का आउटकम रिजल्ट ला करके देगा। जैसे स्टूडेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो मोटिवेट कब होते हैं, जब उनको ये पता है कि अगर मैं अच्छी मेहनत करूंगा तो मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे, है ना। तो इस अच्छी मेहनत के बदले में उनको अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं, इसी वजह से वो हाईली मोटिवेटेड होते हैं। तो वही कह रहा है कि पीपल आर हाईली मोटिवेटेड अगर उनको ये पता चलता है उनका सर्टेन टाइप का बिहेवियर, उनका बिहेवियर मतलब स्टूडेंट का बिहेवियर क्या है कि मैं ज़्यादा पढ़ाई करूंगा तो इट विल लीड टू सर्टेन टाइप ऑफ आउटकम, ये विशेष प्रकार का रिजल्ट लाएगा, तो वो स्टूडेंट अच्छे नंबर से पास होगा, या फिर जो है लोगों की सैलरी बढ़ जाएगी या उनका प्रमोशन हो जाएगा। अगर ये बातें पता चलती तो वो मेहनत करते हैं, ये उनके मोटिवेशन का रीजन होता है। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन दिस मॉडल। तो इस मॉडल में फ्रेंड्स जो है, इस मॉडल में भी 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं। पहला है एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, तो 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। पहला एक्सपेक्टेंसी है, दूसरा इंस्ट्रूमेंटलिटी है, और तीसरा बैलेंस है। अभी देख लेंगे फ्रेंड्स, तीनों के बारे में हम देख लेंगे। एक्सपेक्टेंसी, दिस इज अ person's perception of likelihood that a particular outcome will result from a particular behavior or action। ठीक है, एक्सपेक्टेंसी मतलब होता है उम्मीद लगाना, है ना। आपको एक्सपेक्टेंसी है, इसका मतलब दिस इज अ पर्सन्स परसेप्शन, किसी एक व्यक्ति का परसेप्शन है, ऐसा वो मानता है ऑफ द लाइकलीहुड दैट अ पर्टिकुलर आउटकम विल रिजल्ट फ्रॉम ए पर्टिकुलर बिहेवियर और एक्शन। क्योंकि यहाँ व्यक्ति क्या मान रहा है कि उसका पर्टिकुलर जो बिहेवियर है, एक्शन है, उसकी वजह से पर्टिकुलर आउटकम आएगा। जैसे अभी करंट टाइम पे आपका, अगर आप सीआईबी
की पढ़ाई अच्छे से करते हैं तो पर्टिकुलर आउटपुट के तौर पर आपका CIB का एग्जाम निकल जाएगा और आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। ये आपका परसेप्शन होता है। दिस लाइकलीहुड इज प्रोबेबिलिस्टिक इन नेचर एंड डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन एक्ट एंड इट्स आउटकम। और ये जो लाइकलीहुड है मतलब आपका CIB का पास हो जाना, ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड है फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिटी है इसमें, प्रोबेबिलिटिक नेचर का होता है, यानी कि जो है हो सकता है आप पास भी हो सकता है आप ना भी पास हों। एंड डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन एक्ट एंड इट्स आउटकम, मतलब जो आपका काम है और जो आपके आउटकम है उसके बीच में एक रिलेशनशिप भी ये बताता है क्या, जो आपने परसेप्शन किया हुआ, एक्सपेक्ट किया हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, इफ़ अ स्टूडेंट वर्क हार्ड ड्यूरिंग द सेमेस्टर, अगर एक स्टूडेंट मेहनत करता है सेमेस्टर के दौरान, ही विल एक्सपेक्ट टू डू वेल इन फाइनल एग्जाम, तो वो सेमेस्टर में अगर अच्छी मेहनत करेगा तो फाइनल एग्जाम में भी जो है अच्छा परफॉर्मेंस देगा। लेकिन वो 100% जो है श्योर नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है कि आप अच्छा कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप अच्छा कर पाओ। देयर इज सम प्रोबेबिलिटी अटैच टू दिस आउटकम, जो आपका ये रिजल्ट है फाइनल एग्जाम में आपके अच्छे जो रिजल्ट आने वाले हैं, दिस आउटकम हैव सम प्रोबेबिलिटी अटैच्ड, इसमें कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी भी जुड़ी हुई होती है फ्रेंड्स। ओके, तो 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है फ्रेंड्स, उसमें से पहला एक्सपेक्टेंसी है। देखिए हमने समझ लिया, ये ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी मॉडल विक्टर एच ब्रूम द्वारा लेकर आया गया था। इसके कुछ और नाम है, इंस्ट्रूमेंटलिटी थ्योरी, पाथ गोल थ्योरी या बैलेंस इंस्ट्रूमेंटलिटी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। ठीक है, एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है उम्मीद लगाना होता है। ठीक है, तो उम्मीद लगाते हैं आप कि आप कोई काम करेंगे, बदले में आपको कोई रिजल्ट मिलेगा। ओके, इस वजह से आप जो है मोटिवेट होते हैं। तो यहाँ पर मोटिवेशन कैसे आती है, आप कुछ उम्मीद करते हैं कि अगर मैं अच्छी मेहनत करूँगा तो इस साल जो है मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और जिसकी वजह से आप अच्छी मेहनत करते हैं और मोटिवेट होते हैं फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पर एजम्पशन ये होती है कि ह्यूमन जो है वो लॉजिकल पर्सन होता है और वो अपने रिवार्ड को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है। अगर उसके हाथ में अल्टरनेटिव होंगे तो वो मैक्सिमम बेनिफिट वाली चीज़ को चूज करेगा। पीपल जो हाईली मोटिवेटेड होते हैं, अगर वो मानते हैं कि उनका जो विशेष प्रकार का व्यवहार जो है कुछ विशेष प्रकार का रिजल्ट लेकर के आएगा, इसलिए वो मोटिवेशन फील करते हैं। जैसे स्टूडेंट वाला एग्जांपल है कि स्टूडेंट ज़्यादा मेहनत इसलिए करता है क्योंकि उसको उम्मीद होती है कि हम अच्छा मार्क्स पाएंगे। 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट उसमें से एक्सपेक्टेंसी है फ्रेंड्स। देखिए, एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है पर्सन की परसेप्शन की जो है, मतलब उसका पर्टिकुलर जो बिहेवियर या एक्शन है उसके पर्टिकुलर रिजल्ट्स होंगे, वही एक्सपेक्टेंसी कहलाता है। जो ये लाइकलीहुड है मतलब इस बात का होना या ना होना प्रोबेबिलिटी वाला होता है कि आपका जो बिहेवियर है उसका एक पर्टिकुलर रिजल्ट होगा, ये प्रोबेबिलिटी है, जरूरी नहीं है। और ये उसके एक्ट और आउटकम के बीच में एक रिलेशनशिप भी यहाँ पर होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर, स्टूडेंट जो है अपने सेमेस्टर में अगर अच्छा मेहनत करेगा तो उसके फाइनल में उससे अच्छे करने की उम्मीद रखी जाती है, उसके एग्जाम में उससे अच्छे, मतलब मेन फाइनल एग्जाम में उससे अच्छे रिजल्ट की उम्मीद की जाती है। एंड बट ही कैन नॉट बी 100% श्योर, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी भी जुड़ी हुई होती है आउटकम में। दूसरा जो इसमें एलिमेंट है फ्रेंड्स वो आता है इंस्ट्रूमेंटलिटी। इंस्ट्रूमेंटलिटी का क्या मतलब होता है, इसको एग्जांपल से समझिए। फॉर एग्जांपल, वर्किंग हार्ड में लीड टू बेटर परफॉर्मेंस, अगर आप अच्छी मेहनत करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, व्हिच इज फर्स्ट लेवल आउटकम, तो ये पहला आउटकम आया। एंड इट में रिजल्ट इन रिवार्ड सच एज सैलरी आपकी बढ़ जाए, प्रमोशन हो जाए या दोनों हो जाए, विच इज सेकंड लेवल आउटकम। तो ये जो हुआ इंस्ट्रूमेंटलिटी यही होती है। आपका वर्किंग हार्ड, आप मेहनत मोटिवेट हुए वर्क हार्ड करने के लिए, तो आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई, तो ये आपने पहले लेवल का रिजल्ट पा लिया। फिर उसके बाद में जब आपने अपनी परफॉर्मेंस सुधारी तो बदले में एज ए रिवार्ड आपको आपकी सैलरी बढ़ गई, आपका प्रमोशन हो गया या दोनों हो गया, तो ये आपका सेकंड लेवल का रिजल्ट होता है आपकी मेहनत का। यही इंस्ट्रूमेंटलिटी होती है। दिस फैक्टर रिलेट टू द पर्सन्स बिलीफ एंड एक्सपेक्टेशन दैट हिज परफॉर्मेंस विल लीड टू अ पर्टिकुलर डिजायर्ड रिजल्ट। तो ये फैक्टर क्या करता है, पर्सन का ये मानना कि उसकी एक्सपेक्टेशन होती है कि उसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो पर्टिकुलर रिजल्ट जो है ला करके या रिवार्ड देगी उसको। इस मतलब हर व्यक्ति ये मानता है कि अगर मैं कोई मेहनत करूंगा, मैं अपनी परफॉर्मेंस दूंगा तो बदले में मुझे रिवार्ड मिलेगा। ओके, इट इज द डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ फर्स्ट लेवल आउटकम ऑफ अ पर्टिकुलर एफर्ट टू द सेकंड लेवल आउटकम व्हिच इज अल्टीमेट रिवार्ड। ठीक है, तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन जो होता है फर्स्ट लेवल आउटकम के लिए, जब आप मेहनत करेंगे, इफ़ यू वर्क हार्ड योर परफॉर्मेंस विल इंप्रूव, ये आपका फर्स्ट लेवल का आउटकम होगा। और जो है सेकंड लेवल का आउटकम जो है आपका वो अल्टीमेट रिवार्ड होता है। जो आपका अल्टीमेट रिवार्ड होता है वो सेकंड लेवल का आपका सेकंड लेवल का आउटकम होता है। तो इसको एग्जांपल से समझ लीजिएगा, इंस्ट्रूमेंटलिटी में ज़्यादा कठिन नहीं है फ्रेंड। अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, तो आपको पहले लेवल का रिजल्ट मिल गया। और जब आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है तो आपके बदले में सैलरी बढ़ जाती है या आपका प्रमोशन हो जाता है, तो आपको ये सेकंड लेवल का जो रिवार्ड मिल गया, यही इंस्ट्रूमेंटलिटी होती है।
If a person believe that his high performance will not be recognized or lead to expected or desired result, he will not be motivated to work hard. ध्यान रखिएगा, अगर आदमी को या व्यक्ति को ये लगता है कि उसकी अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद भी उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा या उसको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा या वो रिवार्ड नहीं मिलेगा जो वो चाहता है, तो वो वर्क हार्ड नहीं करेगा। मतलब अब यहाँ पर डिपेंड करेगा कि आप किसको अच्छा रिवार्ड मानते हैं। कोई व्यक्ति होगा जिसको मॉनेटरी बेनिफिट जो है एक अच्छा रिवार्ड होगा, कोई व्यक्ति होगा जिसके लिए स्टेटस एक अच्छा रिवार्ड होगा। द इंस्ट्रूमेंटलिटी इज परफॉर्मेंस रिवार्ड रिलेशनशिप। तो इंस्ट्रूमेंटलिटी क्या होती है? व्यक्ति के परफॉर्मेंस और उसके रिवार्ड के बीच में एक रिलेशनशिप होती है। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटलिटी का मतलब समझ गए। इंस्ट्रूमेंटलिटी का मतलब हम सिंपल समझेंगे कि अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, आपको फर्स्ट लेवल का रिजल्ट मिल जाता है, और जब आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है तो बदले में आपकी सैलरी बढ़ जाती है, आपका प्रमोशन हो जाता है, या दोनों हो जाते हैं, या आपका सेकंड लेवल का आउटकम हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को यह लगता है उसकी अच्छी परफॉर्मेंस को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, पहचाना नहीं किया जाएगा, आप दिन भर ब्रांच में मेहनत करते हैं उसके बावजूद भी आपको एक पैसे का अप्रिसिएशन नहीं मिलता है, तो ऐसे में आप जो है मोटिवेटेड नहीं होते हैं फ्रेंड्स। ओके, इंस्ट्रूमेंटलिटी जो होती है वो कैसी रिलेशनशिप होती है फ्रेंड? परफॉर्मेंस और रिवार्ड के बीच में एक रिलेशनशिप होती है। अब आता है इसमें जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बैलेंस। तो हमने तीन चीज़ें देखी यहाँ पर फ्रेंड। मोटिवेशन के लिए तीन एलिमेंट्स है, याद करिएगा। 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। कौन सी थ्योरी हम पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स इसमें? विक्टर एच ब्रूम की ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी मॉडल। कई सारी थ्योरी होंगी इसलिए ध्यान रखने में थोड़ा सा थ्योरी दिमाग में रखिएगा। इसमें भी 3 है, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटलिटी और बैलेंस। एक्सपेक्टेंसी क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं, इंस्ट्रूमेंटलिटी आप मेहनत करते हैं बदले में आपको रिवार्ड मिलता है, ठीक है। और बैलेंस का मतलब होता है, ये थोड़ा सा समझिएगा, ये बैलेंस दूसरा है। बैलेंस का मतलब होता है वैल्यू ऑफ पर्सन असाइन टू हिज डिजायर्ड रिवार्ड, ठीक है। बैलेंस का मतलब होता है फ्रेंड कि आपको जो रिवार्ड मिल रहा है उसको आप कितनी वैल्यू देते हैं, वो चीज़ होती है बैलेंस। ध्यान दीजिए क्या कह रहा हूँ मैं। जैसे मान लीजिए आपको मेहनत करेंगे बदले में आपको सर्टन रिजल्ट मिलेगा, आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, परफॉर्मेंस से आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन उस रिवार्ड को आप क्या वैल्यू देते हैं, वो बैलेंस कहलाता है। जैसे देखिए, ही मे नॉट बी विलिंग टू वर्क हार्ड टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस इफ रिवार्ड आर फॉर सच इम्प्रूव परफॉर्मेंस इज नॉट व्हाट ही डिजायर्ड। अब अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है मतलब हार्ड वर्क करता है, वो करना तो चाहता है, अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करना चाहता है, लेकिन अगर उसको जो वो उस परफॉर्मेंस के बदले में जो डिजायर्ड उसे रिजल्ट चाहिए अगर उसको नहीं मिल पा रहा है, तो ही विल नॉट बी विलिंग टू डू वर्क हार्ड, है ना। तो वो वर्क हार्ड नहीं करेगा। इट इज नॉट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द रिवार्ड। ध्यान रखेंगे, इट इज नॉट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द रिवार्ड बट द परसेप्चुअल वैल्यू ऑफ द रिवार्ड इन द माइंड ऑफ पर्सन, दैट इज इंपॉर्टेंट। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर हम क्या कहना चाह रहे हैं कि एक्चुअल वैल्यू ऑफ रिवार्ड इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर व्यक्ति क्या सोचता है उस रिवार्ड के बारे में अपने दिमाग में, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। एन एम्प्लॉय मे बी मोटिवेटेड टू वर्क हार्ड नॉट टू गेट पे रेज बट टू गेट रिकॉग्नाइज और स्टेटस। तो यहाँ देखिए, ये एग्जांपल आपको क्लियर कर देगा। जैसे एक व्यक्ति मोटिवेटेड है, कोई व्यक्ति है जो चाहता है कि उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, उसका स्टेटस बढ़े, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अपना स्टेटस अगर इंक्रीज करना चाहता है और आप जो उसको रिवार्ड दे रहे हैं, वो मान लीजिए आप कहते हैं हम आपकी 2000 रुपये सैलरी बढ़ा देंगे, तो वो उसको मोटिवेट नहीं करेगा। तो कहने मतलब हुआ कि रिवार्ड तो है, लेकिन रिवार्ड की वैल्यू का क्या असर हुआ। देखिए, वैल्यू अ पर्सन असाइन टू डिजायर्ड रिवार्ड, जो रिवार्ड है उसको वो पर्सन क्या वैल्यू देता है वो इंपॉर्टेंट होता है, और वही बैलेंस कहलाता है। जैसे मुझे जो है स्टेटस चाहिए, आप मुझे जो है रिवार्ड मतलब मैं मेहनत करूंगा, बदले में मेरा प्रमोशन होगा, मेरा स्टेटस बढ़ेगा। आप कहते हो कि आप मेहनत कीजिए, बदले में हम आपकी सैलरी बढ़ा देंगे, तो भले ही यहाँ पर मुझे बेनिफिट 4000 रुपये महीने का हो रहा है और यहाँ स्टेटस में उतना बेनिफिट नहीं हो रहा है, लेकिन मेरी नज़रिए में, मेरे परसेप्शन में स्टेटस इंपॉर्टेंट है। तो यही जो रिवार्ड की वैल्यू है, जो बैलेंस मेरे लिए ये हो गया फ्रेंड्स। ओके, क्लियर हो गया होगा। बैलेंस इज द वैल्यू ऑफ अ पर्सन, वैल्यू अ पर्सन असाइन टू हिज डिजायर्ड रिवार्ड। अपना जो रिवार्ड है, जो इनाम उसको मिल रहा है, उसको जो वैल्यू असाइन करता है खुद व्यक्ति, उसे ही बैलेंस कहते हैं। ही मे नॉट बी विलिंग टू वर्क हार्ड टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस इफ रिवार्ड ऑफ सच इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस इज नॉट व्हाट डिजायर्ड। जो डिजायर्ड उसको परफॉर्मेंस का रिवार्ड चाहिए, अगर उसे वो नहीं मिलेगा तो व्यक्ति जो है मोटिवेट नहीं होगा। एक्चुअल वैल्यू यहाँ मायने नहीं रखती है रिवार्ड की। ध्यान रखेंगे, एक्चुअल वैल्यू हो सकता है ज़्यादा बेनिफिशियल हो रिवार्ड की, लेकिन व्यक्ति अपने माइंड में कैसा परसीव करता है उस रिवार्ड की वैल्यू को, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्चुअल वैल्यू जो है, हो सकता है किसी व्यक्ति को 4000 रुपये का बेनिफिट हो रहा हो हर महीने, और दूसरी जगह पर उसको 8000 रुपये का बेनिफिट हो रहा होगा, लेकिन अगर उसकी नज़र में ये 4000 वाला बेनिफिट ज़्यादा अच्छा है,
तो वो इसको चूज करेगा, इसके लिए नहीं जाएगा फ्रेंड्स। ओके, तो एन एम्प्लॉय मे बी मोटिवेटेड टू वर्क हार्ड नॉट टू पे रेज, मतलब कोई व्यक्ति होगा जो कि मोटिवेट होगा ज़्यादा मेहनत करने के लिए, अपनी तनख्वाह बढ़वाने के लिए नहीं बल्कि रिकग्निशन और स्टेटस के लिए होगा। अनदर एम्प्लॉय मे बी मोर इंटरेस्टेड इन जॉब सिक्योरिटी देन स्टेटस। अब हो सकता है कोई एक एम्प्लॉय हो जो कि अपनी जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा चाहता हो, वो इसके लिए मोटिवेट होगा, उसको रिवार्ड के तौर पर उसकी जॉब की सिक्योरिटी चाहिए, ना कि उसको स्टेटस चाहिए। तो ये चीज़ें हो गई जो आपको मोटिवेशन को मतलब आगे ले जाती है फ्रेंड्स। ओके, तो क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स मेरे ख्याल से। यहाँ पर विक्टर ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी मॉडल विक्टर एच ब्रूम लेकर के आए थे, इसके कई सारे और भी नाम हैं। यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उनके बारे में भी हमने बात कर ली, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटलिटी और तीसरा हो गया फ्रेंड्स आपका वैलेंस, है ना। ये 3 चीज़ें हो गई हैं। तो उसी तरीके से जो हमने इसके पहले थ्योरी पढ़ी थी फ्रेंड्स, वहाँ पर भी 3 चीज़ें थी। ये अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी के नाम से जाना जाता था। इसे डेविड सी मैकक्लेलैंड लेकर आए थे। इसमें भी 3 चीज़ें हैं, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर और नीड फॉर एफिलिएशन। ठीक है फ्रेंड, तो इसी के साथ में हमारा ये लेक्चर यहाँ पर खत्म होता है। अगले लेक्चर में फ्रेंड्स हम लोग जो है मैस्लो नीड ऑफ हायरार्की खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।